बहुत उम्मीदें बढ़ रही थी मार्केट में कि ये जो क्वार्टर अभी जो खत्म हुआ है ये डिफाइनिंग क्वार्टर होगा, यहां से अर्निंग्स ऊपर जाएंगे। क्या उसने आपको डिसअपॉइंट किया? डिसअपॉइंटमेंट या सरप्राइज जो होता है हमेशा एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होता है। आई वुड से नहीं, इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है कि अभी तक जो नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर पे। जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है मार्केट में, क्योंकि आपको एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा आपका एसेट एलोकेशन और आपका इम्प्लाइड रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। हाइब्रिड कैटेगरी, जैसे अभी आपने कहा मल्टी एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये गेम चेंजर हो सकते हैं इस देश में। तो क्या आप मानते हैं कि जो ये कैटेगरीज हैं जो आपने भी मेंशन की, जिनमें आपको एक ऑटोमेटिक किस्म से एसेट एलोकेशन मिल रही है, ये भारत देश में जहां भी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, ये गेम चेंजर हो सकता है? ये ऑलरेडी कैटेगरीज काफी बड़ी हो चुकी है। ओके, सो ये गेम चेंजर तो इन अ वे है ही। डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब से ये टैरिफ शुरू किए और धीरे धीरे लग रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बेटर होगी, लेकिन ये तो और भी बढ़ती जा रही है। तो इस पर बाजार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आई थिंक ये ऑफ कोर्स ये आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के माइंड पे ये है। और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और मार्केट सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट है। आई थिंक इस चीज़ को ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं क्योंकि ये पहले हुआ नहीं है। जैसे अगर आप लास्ट 50 साल देख लो तो जो ग्लोबल इकोसिस्टम था, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इकोसिस्टम एंड जियोपॉलिटिकल इकोसिस्टम, एक तरीके से चल रहा था, जहाँ पे लार्जली यूनिपोलर या ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलोगे रशिया और यूएस था ऑन जियोपॉलिटिकल साइड, और इकोनॉमिक बेसिकली अलाइनमेंट वाज लार्जली टू यूएस एंड यूरोप इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो रहा है, जहाँ पे यूएस जो बेसिकली लीड कर रहा था वर्ल्ड को इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है वो लीड करता है इकोनॉमिक और डिफेंस पावर। पहले आपके पास इकोनॉमिक पावर होता है, फिर आपको डिफेंस पावर देता है और उसके तरीके से आप लीड करते हो। यूएस जो है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली became the leader through economic and then defense power, and the ecosystem was running perfectly fine for last 50 years. For the first time now ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, वो बिलीव कर रहा है कि ये इकोसिस्टम हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो लीडर है वही बोल रहा है कि मुझे लीड नहीं करना है, मुझे मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, आई नीड माई पाउंड ऑफ फ्लैश, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि एशिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, आप आपका देख लो, मुझे अपना देखना है और मेरा इंटरेस्ट देखना है। इसमें उनका जो बिलीफ है वो तो उनका बिलीफ है, और अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अगर वो बिलीफ है तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गो बैक। डिसअपॉइंटमेंट या सरप्राइज जो होता है हमेशा एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होता है। ओके, आई वुड से नहीं, इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है कि अभी तक जो नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर के, क्योंकि चीज़ें जब खराब भी हुई तो धीरे धीरे हुई। इफ़ यू गो बैक तो आपको, अगर आप जान 2025 में चले जाओगे, 1.5-1.25 साल पहले, तो सबका एक्सपेक्टेशन था कि 25 में 12-14% अर्निंग ग्रोथ आ जाएगा। इंडिया में आया है 5%। ओके, 26 में सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 12-14% आएगा इनिशियली अ ईयर बैक। एवरीबडी हैज़ टोन्ड इट डाउन टू सिंगल डिजिट। उस सिंगल डिजिट पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा है। लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आया क्योंकि गवर्नमेंट का कैपेक्स ड्यूरिंग इलेक्शन जोर से गिरा, फाइनेंशियल 25 की मैं बात कर रहा हूँ, और लिक्विडिटी बहुत टाइटन रहा। एक्चुअली आरबीआई केप्ट लिक्विडिटी रिलेटिवली फार टाइटर देन व्हाट इट वाज रिक्वायर्ड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर रिटेल लेंडिंग, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई एंड ऑल वाज एक्चुअली लिटिल कर्टेल्ड इन अ वे। तीनों चीज़ें रिवर्स हो गई है इस साल। गवर्नमेंट का कैपेक्स तो ऑफकोर्स इलेक्शन के बाद में नॉर्मलाइज होना ही था, जो हो गया। आरबीआई का लिक्विडिटी पॉलिसी अगर आप देखोगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली लिक्विडिटी 1.5 लाख से 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक सरप्लस में चल रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखोगे लेटली, क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स तो ऑलमोस्ट 11-11% तक पहुंच गया है, जो बॉटम 9.5 हो गया था। सो जो चीज़ें हो गई थी काफ़ी, ये जो चीज़ें हैं अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट का, मुझे लगता है बैकवर्ड लुकिंग है। अर्निंग्स सरप्राइज नहीं है बड़ा, बट अर्निंग्स डायरेक्शनली इंप्रूव होना शुरू हो गया है। फर्स्ट हाफ में
लार्ज कैप्स के लिए रफली 8-9% अर्निंग्स ग्रोथ था, सेकेंड हाफ में भी रफली 8-9-10% तक रहेगा। तो ये ईयर आप शायद लार्ज कैप्स के लिए, और मैं BSE 100 निफ्टी की बात कर रहा हूँ, रफली 9-10% पे क्लोज करोगे, जो कंसेंसस नंबर है, उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। 2 साल में स्मॉल कैप रिटर्न्स आर सिंगल डिजिट एंड मिड कैप्स लार्ज कैप्स आर लो डबल डिजिट। लास्ट 1 साल में स्मॉल कैप्स आर डाउन 7%, मिड कैप्स आर अप 3-4%, लार्ज कैप्स आर अप 6-7% नाउ एज ऑन यस्टरडे। तो ऑलरेडी काफी सारा पेन धीरे धीरे सिस्टम में आना शुरू हुआ है, बट इस बार फ्लोज का काफी ज्यादा सब स्केल रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट भी लोगों का चलेगा थोड़ा टाइम। बट मुझे लगता है कि ये थ्रू द ईयर जब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है मार्केट में, क्योंकि आपको एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा आपका एसेट एलोकेशन और आपका इम्प्लाइड रिटर्न के बारे में सोचना चाहिए। किसी और का क्या रिटर्न बन गया पीछे की 3 साल में, वो सोच के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो आई थिंक दैट्स द फोकस फ्रॉम आवर साइड इन ऑल आवर कम्युनिकेशन, दैट लास्ट ईयर right from Jan we told people to be conservative. Not only we said that, we reflected it in our conviction. The 2 NFOs that we brought were non-equity, non-hybrid products हमने लाए, balance advantage और multi asset, which was a reflection that हम लोग उतने constructive नहीं है, but जैसे जैसे पेन आ रहा है we are getting more constructive on market from next 18-24 months perspective. Should people think like कि जो previous 4 साल में वही होगा? नहीं। आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ जो कंसेंसस बिल्ड कर रहा है वो 12-13% ही बिल्ड कर रहा है। वैल्यूएशन जैसे कोविड में थे या जैसे 2017-18 में एक बार हुआ था जोर से गिरे थे, वैसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मलाइज वैल्यूएशन पे हो तो आपका नॉर्मलाइज रोल और एक्सपेक्टेशन होना चाहिए मार्केट में। ये ऑलरेडी कैटेगरीज काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ओके। सो ये गेम चेंजर तो इन अ वे है ही, बट सभी प्रोडक्ट्स में हमारा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि सब प्रोडक्ट्स का एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है, सब प्रोडक्ट्स के लिए का एक रिस्क प्रोफाइल है, और सब प्रोडक्ट्स में आपको एज अ इन्वेस्टर एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम ज़्यादा तब होता है जब एक एक्सपेक्टेशन वाला इन्वेस्टर दूसरे कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। बट जेनरिकली यस, जो जेनरिक इन्वेस्टर है जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है और भाई मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, मैं ये पैसा 100 रुपये दे देता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कैसे एलोकेट करना है। एज अ फंड मैनेजर यू हैव सम processes and basically strategies, you allocate this that way. This is a simpler product for anybody without actually bothering too much. But at the same time, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, अगर आप रिलेटिवली यंगर इन्वेस्टर हो, आपके पास कुछ लिवरेज नहीं है, और अगर इंडिया में 12-13% भी अर्निंग्स ग्रोथ अगर अगले 20 साल के लिए आना है, और आप 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के इंडिविजुअल हो, और अगर आपको लिक्विडिटी नीड नहीं है, तो देन स्टिल इक्विटी बिकम्स द बेस्ट एसेट क्लास फॉर यू, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग पे फोकस करना है। आपको ये फोकस नहीं करना है कि हर 6 महीने में मेरा रिटर्न कहाँ जा रहा है। बिकॉज द प्रॉब्लम हैपन्स, व्हाई आई सेड एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बार लोग पहला चीज पे भी फोकस नहीं करते हैं कि भाई मेरा इक्विटी में पैसा लगा कितना है, वेदर इक्विटी हाइब्रिड्स हो या प्योर इक्विटी हो, आपका लगा है 100 रुपये में से 3 रुपया, फिर आप पूरा दिन दुनिया भर का डिस्कशन कर रहे हो उस पर कि ग्लोबल में क्या हो रहा है, लोकल में। भाई पहले तो आपको आपका एसेट एलोकेशन ठीक करना पड़ेगा, तभी तो आपके रिटर्न्स आएंगे। ये सिर्फ फिनांस में नहीं, मुझे लगता है ये तो सोसाइटी का चेंज है। जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है और जितना कम आपके पास पर्सपेक्टिव है, उतना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे। और पर्सपेक्टिव बनाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, ओके। सो आई थिंक देयर आर 2 ways टू लर्न। एक कि आप पर्सपेक्टिव बिल्ड करो ताकि आप जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है, जो भी हाउसेस आपको अच्छे लगते हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज आपको, वहाँ पे बैठ सको। या सेकंड है फिर आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। जैसे लास्ट 2-3 साल में जो लोग आए हैं, वो लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस अभी जैसा रहा है स्मॉल कैप में, ग्रेजुअली उनका लर्निंग हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज लाइक कि मार्केट में इधर आप पैसा बनाते हो या आप लर्न करते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब झटका लगता है तो हम भाग ही जाते हैं, फिर वो हम एसेट क्लास को ही बोल देते हैं कि ये वर्थ इट नहीं। मुझे लगता है वो थोड़ा, एटलीस्ट दैट्स अ हंच दैट आई हैव, कि दैट विल बी फार
intensity will be far less now in coming cycles, because ये जो डेटा है, ये अभी मैं ही 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 2012 में शायद स्टार्कली इतना आउट नहीं था कि कौन सा एसेट क्लास में पैसा बनता है, where volatility is part of the game. I think lot of it through communications like Education, this, we have been able सब to लोगों convince ने investors. industry So अगर ने किया है। 100 लोगों में से 50 लोग भाग रहे थे पहले, तो शायद इस आगे के साइकिल्स में उससे कम भागेंगे या एसेट एलोकेशन वो अपना ठीक रखेंगे. So that's the way I look at it.